हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि वीडियो का बहुत प्रॉब्लम रह रहा है वीडियो क्वालिटी को लेकर। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वीडियो जो है 144 ऑटो पे प्ले हो रही है, और ये भी हमें सुनने में आ रहा है कि जो बोर्ड का फोकस है वो उतना क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ट्रिनिटी द चेंज और हमारी टीम के डायरेक्टर मंजीत कुमार जिसके ऊपर बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 360 पर रख के देखिएगा। थोड़ी सी बफरिंग रहेगी, कल भी मैंने बताया था, बट डेफिनेटली यू विल एंजॉय द वीडियो। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। कल आपने बेनिफिट्स तो पढ़ लिए थे, लेकिन यू नो कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स। जिस तरह से बाकी चीज़ों के मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, उसी तरह से अकाउंट्स के भी या अकाउंटिंग के भी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए वन बाय वन पढ़ेंगे इनको हम। सबसे पहला, इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए, आपका पहला जो एलिमेंट था डेफिनेशन के अंदर, दैट इज आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैंने बताया था आपको कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ किस पे ऊपर फोकस करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। मींस वो ट्रांजैक्शंस जो हमारी मॉनेटरी नेचर की हैं, जिसका गिव एंड टेक हमारा मनी में हो रहा है, पैसों में हो रहा है। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंशियल ना होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग अपनी बुक्स में शो नहीं करती है। कंपनी को गुडविल जो है उन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से बहुत आगे जाता है। कंपनी का गुडविल, कंपनी की ग्रोथ बहुत मैटर करती है इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, लेकिन अकाउंटिंग उस चीज़ को इग्नोर करती है। तो याद रखिएगा कि आपका पहला ड्रॉबैक क्या है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या आप कह सकते हो इट इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो हिस्टोरिकल बेस हो रही है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको ये पॉइंट। सपोज आपने एक बिल्डिंग परचेज की 2010 में, और उसकी कॉस्ट आपको पड़ी थी 1 करोड़ रुपीस। और जब आप अकाउंटिंग या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे, आने वाले दिनों में हम जब अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, आज की डेट में यानी कि 2020 में हम उस बिल्डिंग की वैल्यू जो अपनी बुक्स में स्टिल 1 करोड़ शो कर रहे होंगे। हाँ, उसमें से हम कोई डेप्रिसिएशन लेस कर रहे होंगे, बट किस वैल्यू में से वो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे होंगे, वो 1 करोड़ वैल्यू में से। बट यू नो ना कि अगर वो बिल्डिंग उस टाइम यानी कि 10 साल पहले 1 करोड़ की थी, उसकी आज की डेट में वैल्यू जाहिर सी बात है 2 करोड़ 3 या 4 करोड़ होगी। तो ये एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसकी वजह से क्या होगा कि अकाउंटिंग अपनी ट्रू पिक्चर रिवील नहीं कर पाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग, दैट इज इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रीजन याद रहेगा आपको कि अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग है वो हिस्टोरिकल बेस्ड होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट। बाइसनेस रहती है इसमें, पर्सनल बाइसनेस रहेगी। देखिए आने वाले दिनों में आपको यह भी पता चलेगा कि अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शंस है, अकाउंटिंग में जो हम ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं या राइट डाउन करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन, यू नो ना, डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर ऑफ द एसेट्स। एक डेप्रिसिएशन को ही रिकॉर्ड करने के एटलीस्ट मोर देन 10 मेथड्स हैं। 10 मेथड से ज्यादा मेथड जो है आपकी बुक्स में एग्जिस्ट करेंगे, या मैं आपको बताऊंगा। अकाउंटिंग की बुक में मोर देन 10 मेथड सिर्फ डेप्रिसिएशन के हैं, और उसके लिए कोई मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है कि आपको यही मेथड जो है डेप्रिसिएशन का सिलेक्ट करके जो इसके ऊपर काम करना है। आप अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपने इजीनेस के अकॉर्डिंगली आप उस मेथड को जो है सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए, एक अकाउंटेंट मैं हूं, एक अकाउंटेंट जम्मू में है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। मैं डेप्रिसिएशन का कोई दूसरा मेथड यूज कर रहा हूं, और जो जम्मू में अकाउंटेंट बैठा है वो कोई दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। तो होगा क्या, कल के लिए अगर मुझे अपनी कंपनी का प्रॉफिट या अपनी कंपनी के रिजल्ट उसके कंपनी के रिजल्ट से मैच करने हैं, तो वो वहां पे कंपैरिजन जो है पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये भी बहुत
खतरनाक लिमिटेशन रहता है हमारे अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग में जो काम किया जाता है वो मैक्सिमम टाइम जो है पर्सनल जजमेंट वहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, सेकंड लास्ट इज विंडो ड्रेसिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, विंडो ड्रेसिंग टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन जाता है, मीनिंग ही पूछ लेते हैं आपसे। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू शो द बेटर पोजीशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इस तरह से मैनिपुलेट करना, उसको अच्छे ढंग से शो करना, ताकि क्या हो, आपकी इमेज, आपकी कंपनी की इमेज आपके स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छी दिखे। या कंपनी के जो बाहर यूजर्स बैठे हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हैं, या कोई अथॉरिटी है बाहर जो कंपनी को वॉच कर रही है, उसकी नज़र में कंपनी की एक अच्छी इमेज बन जाए। देखिए, सपोज किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 10 लाख है, लेकिन कंपनी क्या चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो कंपनी क्या करेगी, मे बी उस प्रॉफिट को 10 लाख से 11 लाख पे शो करना शुरू कर दे, या 15 लाख पे शो करना शुरू कर दे। इससे होगा क्या, एक कंपनी की जो है इमेज बिल्ड हो जाएगी, अच्छी इमेज जो है बाहर के लोगों को दिखेगी, और लोग अट्रैक्ट होकर कंपनी के शेयर्स या कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग की भी बहुत पॉसिबिलिटी है, और दिस इज अनएथिकल प्रैक्टिस। ये अनएथिकल है क्योंकि कंपनी जो है अपनी एक ट्रू इमेज रिवील नहीं कर रही है पब्लिक को, तो ये भी जो है लिमिटेशन है। फाइनली, फोरकास्टिंग नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने आपको कहा कि उतनी एक्यूरेसी के साथ फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है। एक्यूरेसी के साथ आप बोल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको जो सेकंड पॉइंट में बताया था कि इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, आप पहले जो अकाउंटिंग में काम कर रहे हो वो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर कर रहे हो। आपने कोई एसेट 2010 में ली हुई है, मैंने बिल्डिंग एग्जांपल दी है, उसी वैल्यू को लेकर आप आगे चल रहे हैं और उसी में से आप उसकी डेप्रिसिएशन लेस किए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि आप किस तरह से अपने फ्यूचर को जो है फोरकास्ट कर सकते हो, जब डाटा ही जो है आप 10 साल या 15 साल पुराना डाटा ले रहे हैं, तो आपकी उतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग की वैल्यू अगर 2010 में 1 करोड़ थी और आज की डेट में उसकी वैल्यू मोर देन 1 करोड़ होगी, चाहे वो फिर 10 रुपए हो या 1 करोड़ रुपया हो। तो फिगर्स गलत हैं, पहले से ही डाटा जो आप ले रहे हो वहां पर आपने हिस्टोरिकल डाटा लिया हुआ है, उसकी वजह से फोरकास्टिंग में कहीं ना कहीं जाके गलती हो सकती है। इसलिए आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग की हेल्प से आप एक्यूरेट फोरकास्ट नहीं कर सकते हो। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, अब हम ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपके सामने 5 तरह की ब्रांचेस शो की हुई है। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 इज कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर 4 इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड नंबर 5 इज टैक्स अकाउंटिंग। 1 बाय 1 हम सभी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है अकाउंटिंग के बारे में, क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट्स। वही अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी उसे ही कहा जाता है। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस को, देन उसको हम क्लासिफाइंग करते हैं और प्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को एक समराइज्ड फॉर्म में। ओके, तो आप कंफ्यूज ना होइए, बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सेम थिंग। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा सिलेबस जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर ही बेस्ड है, और हमारा पूरा फोकस जो है जितने भी लेक्चर में डिलीवर करूंगा वो कौन सी ब्रांच पे रहेंगे? दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट आपके लिए मैं सभी ब्रांचेस क्यों डिस्कस कर रहा हूं, आपके सामने सभी ब्रांचेस को क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक टर्म्स। सारा बेसिक पहले आपको अकाउंटिंग का पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ है। देखिए, तो ये टॉपिक भी उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर है सबको? तो अब हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्पेशल फोकस रहता किस पे है, तो मैंने आपको फाइनली लास्ट में जब डेफिनेशन का एक लास्ट एलिमेंट बताया था, दैट इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू इट्स यूजर्स। अकाउंटिंग में सबसे लास्ट में क्या किया जाता है? जो भी कंपनी का रिजल्ट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी आते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, वो कंपनी क्या करती है? अपने यूजर्स या अपने स्टेक होल्डर्स को सामने प्रेजेंट करती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि स्पेशल फोकस जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, तो आप बोल सकते हैं टू ड्रॉ
to enable its stakeholders to draw the conclusion from financial statements. देखिए, स्पेशल फोकस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में याद रखना है आपने कि मेन पर्पस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि अब कि जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कोई कंक्लूजन ड्रा कर सकें। सबसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की जगह एक टर्म यूज करता हूँ, दैट इज यूजर्स। ओके, या वो लोग जिनको कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। तो स्टेक होल्डर्स में कौन कौन लोग आ सकते हैं? गवर्नमेंट आ सकती है, कंपनी के कस्टमर आ सकते हैं, ओके, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स आ सकते हैं। इन सभी का कंपनी के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट रहता है। शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट रहता है कंपनी का? उसको क्या लेना देना होता है कंपनी से? शेयर होल्डर्स देखता है कि क्या कंपनी जो है प्रॉफिट में रन कर रही है या नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को कंपनी से डिविडेंड चाहिए होता है। शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर परचेज किए होते हैं और उसके रिटर्न में उसको क्या चाहिए होता है? कंपनी से डिविडेंड। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, और वो इंटरेस्ट क्या है? गवर्नमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स लेती है। ओके, इसी तरह से कस्टमर, हम लोग क्या देखते हैं कंपनी के अंदर? हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चेक करेंगे? हम कंक्लूजन ड्रॉ क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर इस कंपनी का प्रॉफिट इतने सालों से बहुत अच्छा चल रहा है तो जाहिर सी बात होगी ये कंपनी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसी तरह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सपोज मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मुझे HDFC के शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं क्या देखूंगा? उस कंपनी का या उस HDFC बैंक का मैं पिछले साल का जो भी लास्ट 5 या 6 ईयर्स का उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा कि उस कंपनी की पिछले 5 या 10 साल में कैसी फाइनेंशियल पोजीशन रही है, उसके कैसे प्रॉफिट्स रहे हैं, उसके कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो याद रखिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से उसके सभी स्टेक होल्डर जो है कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो याद रहा आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस किसके ऊपर है? फोकस है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को इस काबिल बनाती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, कोई डिसीजन ले सकें। तो चलिए, ये आपका हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग पर चलते हैं। आप टाइटल देख लीजिए क्या है, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। तो आप यहां से थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। दिस काउंटिंग या दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इट डील्स विद ascertainment of cost of production। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? चलिए ये देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सम total of all items, sum total of cost of all items used up in the production। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो जितनी आइटम्स जो आपकी प्रोडक्शन में यूज हुई हैं उन सभी आइटम्स की कॉस्ट का टोटल। ठीक है, कौन कौन से आइटम यूज करते हैं आप? जैसे ये आपका रॉ मटेरियल है,
किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, प्लस सपोज आपकी लेबर जो है यूज़ की होगी वहाँ पर, उनको जो आपने वेजेस दिए होंगे वो भी ऐड कीजिए, प्लस कोई आपने फिक्स एसेट यूज़ किया है लाइक प्लांट है, मशीनरी है, या जहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए हैं वहाँ पर आपने बिल्डिंग का भी यूज़ किया होगा, लैंड का भी यूज़ किया होगा, उसका रेंट भी हो सकता है देने के लिए। तो सभी का अगर आप टोटल करेंगे तो उन आइटम्स की कॉस्ट का सबका टोटल करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने बस यही काम करना होता है, हम जो भी कॉस्ट कंपनी जो भी प्रोडक्शन कर रही है पूरे साल भर में, हम उसकी कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। ठीक है, याद रहा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम वहां पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और समराइज कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं वो काम हम कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि स्टेक होल्डर जो है उसकी हेल्प से कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या कंपनी हमें डिविडेंड दे पाएगी, गवर्नमेंट देख रही है कि क्या कंपनी हमें टैक्स दे पाएगी या ना दे पाएगी, या कितना हमारा उस कंपनी वास टैक्स बनता है। ये सारा काम आप कहां से ले रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से ले रहे हो। और कॉस्ट काउंटिंग में क्या काम हो रहा है? कॉस्ट काउंटिंग में काम क्या हो रहा है, कंपनी जो है अपनी प्रोडक्शन जितनी भी साल भर में प्रोडक्शन की होगी उसकी कॉस्ट को असर्टेन कर रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेक होल्डर्स के लिए कौन सी अकाउंटिंग जो है यूजफुल है, क्या वो फाइनेंशियल है, कॉस्ट है, या फिर मैनेजमेंट है, कोई भी अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स के लिए स्पेशली जो है कौन सी अकाउंटिंग जो है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेशल फोकस आपको बताया कि वो अपने शेयर होल्डर्स को इनेबल करती है, उस काबिल बनाती है कि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। इसी तरह से कॉस्ट काउंटिंग का स्पेशल फोकस किस पे रहता है, ये भी आप लिख लीजिएगा। कॉस्ट काउंटिंग का स्पेशल फोकस जो है टू मिनिमाइज एंड कंट्रोल कॉस्ट, एक फोकस इसका ये रहेगा। और दूसरा इसमें क्या होता है कि ये आपको हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन चेकिंग इनएफिशिएंसीज। ठीक है, तो कॉस्ट काउंटिंग सबसे पहले याद रखिए क्या होता है। कॉस्ट काउंटिंग में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट असर्टेन करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सम टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस्ट काउंटिंग का डेफिनेशन। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं लिखी है क्योंकि मैं आपको कम से कम 2 या 3 बार वो लिखवा चुका हूं। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इसका मैंने सिर्फ बताया कि स्पेशल फोकस क्या है। इसी तरह से कॉस्ट काउंटिंग का भी मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी मैंने कि इसमें कॉस्ट को सर्टेन किया जाता है, और साथ ही साथ इसका फोकस बता दिया कि इसका फोकस किसके ऊपर रहता है कि कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको हर साल के प्रॉफिट का पता चल रहा है। सपोज 2018 में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का, 2019 में 2 लाख का, 2020 में कंपनी का प्रॉफिट गिर के 50,000 पे पहुंच गया। तो अब कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से क्या पता चल रहा है कि यार मेरा प्रॉफिट जो था वो पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा चल रहा था और 3rd ईयर में आके डाउन हो गया, इसका रीजन क्या है। ठीक है ना, तो रीजन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं नहीं बताएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, बस आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। अब वो रीजन आपको पता लगना कहां से शुरू होगा, कॉस्ट काउंटिंग की हेल्प से। कॉस्ट काउंटिंग आपको पूरा बताएगा कि 2018 में कंपनी की कितनी कॉस्ट थी जब कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख था। 2019 में जब कंपनी का प्रॉफिट 2 लाख था, उस टाइम कंपनी को कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई थी। और 2020 जब कंपनी का प्रॉफिट 50,000 पे आके पहुंच गया, उस टाइम कंपनी की कॉस्ट कितनी थी। तो ये डाटा आपको कौन देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग देता है। अगर 2018 और 19 के कंपैरिजन में 2020 की कॉस्ट अगर बढ़ गई होगी तो आपको कौन आपको वो इंफॉर्मेशन देगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताएगी। और आप क्या करोगे, ये पता लगने के बाद कि यार 2018-19 में हमारी कॉस्ट कम थी और 2020 में आगे कॉस्ट बढ़ गई, आप उसको जाहिर सी बात है मिनिमाइज या कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आप अपनी इनएफिशिएंसी चेक कर पाओगे कि वेस्टेज तो नहीं हुई कहीं पर। पिछले साल भी मैंने 50,000 का रॉ मटेरियल लिया था, 2019 में भी मैंने 50,000 का रॉ मटेरियल लिया और 2020 में जाके मैंने 60,000 का रॉ मटेरियल लिया। इट मीन्स कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई वेस्टेज हुई है। रॉ मटेरियल आपका बढ़ गया, उसके ऊपर कॉस्ट भी बढ़ गई, लेकिन आपका लॉस भी हो रहा है।
ठीक है, एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकर्ड हो गए, कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड हो गई, तो मीन्स कहीं ना कहीं पे इनएफिशिएंसीज है, कहीं ना कहीं आपकी वेस्टेज इनकर्ड हो रही है। तो कॉस्ट काउंटिंग इस चीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग और उसका फोकस किसके ऊपर रहता है, और कॉस्ट काउंटिंग का मीनिंग और उसका मेनली फोकस किसके ऊपर रहता है, मिनिमाइज एंड कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू चेक द इनएफिशिएंसीज। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।